नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि सीएए के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान देश हित में नहीं है, कौमी एकता से ही राष्ट्र मजबूत रहेगा। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सके। बीजेपी ने पूरे किए बड़े वादे। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 लोकसभा चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में किए गए एक और वायदे को पूरा कर लिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े देश में आचार संहिता लागू होने से कुछ दिन पहले सीएए के नियमों को अधिसूचित कर दिया गया है। बीजेपी इसे मोदी की गारंटी बता रही है। 2019 में बीजेपी ने कुछ जो बड़े वादे किए थे, उसमें जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म किया जाना, अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण में आ रही बाधा को दूर करना, 3 तलाक को खत्म करने का कानून बनाना और अब सीएए को भी अमली जामा पहना दिया गया है। सबसे बड़े वादे की बात की जाए तो समान नागरिक संहिता एनआरसी को मोदी सरकार 5 वर्षों तक पूरा नहीं कर पाई। अपवाद के रूप में उत्तराखंड में जरूर यूसीसी लागू हो गया है। मोदी सरकार ने जिस तरह से वायदों को पूरा किया है, उसके चलते वर्ष 2014 से और 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद 2024 के आम चुनावों में काफी कुछ बदल चुका है। लेकिन 10 सालों में मोदी सरकार मुसलमानों का विश्वास हासिल नहीं कर सकी है। भाजपा से मुस्लिम मतदाताओं की दूरी का सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। बीजेपी के तमाम चुनावों में करीब 8% मुसलमानों ने ही वोट दिया, लेकिन सरकार इससे संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। सरकारी नुमाइंदे कहते हैं कि देश में जिस तरह से तुष्टीकरण की सियासत को बढ़ावा दिया गया था, ऐसे में बीजेपी के लिए मुसलमानों का दिल जीतना आसान नहीं है। इसलिए सीएए जैसे कानून की भी मुसलमानों के बीच मुखालफत होने लगती है, जबकि इसका भारत के किसी भी नागरिक से कोई लेना देना ही नहीं है। सीएए किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं, बल्कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने वाला कानून है, जो अपने देशों में अल्पसंख्यक होने के कारण वर्षों से पीड़ित हो रहे हैं। चुनावों में दिखा असर। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में जब नागरिकता संशोधन बिल लाया गया तो इसके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन हुए थे। तब आंदोलन में शामिल मुसलमानों का मानना था कि यह कानून भेदभावपूर्ण है। इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिमों को तो नागरिकता देने का प्रावधान है, लेकिन मुसलमानों को यह सुविधा नहीं दी गई है। उनके मन में यह बात घर कर गई कि इस कानून से मुसलमानों की नागरिकता भी खतरे में पड़ सकती है। यही वजह रही कि 2019 के बाद हुए राज्य के विधानसभा चुनावों में भी मुसलमानों का पहला वोट पैटर्न कायम रहा। वर्ष 2020 में बिहार में विधानसभा चुनावों में 77% मुस्लिम वोट महागठबंधन को मिले थे। 2021 के पश्चिम बंगाल के चुनाव में 75% मुस्लिम वोट तृणमूल कांग्रेस को मिले। वर्ष 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों में 79% मुसलमानों ने सपा को वोट किया। इसकी वजह थी कि ये पार्टियां भाजपा के खिलाफ मुसलमानों को बरगलाने में सफल रही थी। हालांकि अब माहौल काफी बदल चुका है। अपवाद को छोड़कर तमाम मुस्लिम धर्मगुरु अपनी कौम को यह बता रहे हैं कि वे इस कानून को लेकर किसी तरह का भ्रम नहीं पालें, क्योंकि इससे किसी मुसलमान को कोई नुकसान नहीं होगा, किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। लेकिन ओवैसी जैसे नेता जरूर सीएए के नाम पर मुसलमानों को भड़काने में लगे हुए हैं। सीएए को लेकर अधिसूचना जारी होते ही विपक्षी पार्टियों ने भी मुस्लिमों के मन में उठ रही शंकाओं को मुद्दे का रूप देना शुरू कर दिया है, ताकि लोकसभा चुनाव में नफा नुकसान के लिहाज से अपनी रणनीति तैयार कर सकें। इससे कई लोकसभा सीटों पर गैर बीजेपी पार्टियों को फायदा मिल सकता है। बात उत्तर प्रदेश की जाए तो यहाँ करीब 29 लोकसभा सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं। यही वजह है कि भाजपा की पसमानदा मुस्लिम समाज को साधने के लिए 2 साल पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। योगी सरकार 2 में पसमानदा समाज के दानिश आजाद अंसारी को राज्य मंत्री बनाया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर को भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने के साथ विधान परिषद भी भेजा गया। यूपी में सहारनपुर, संभल, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, कैराना, बरेली, पीलीभीत, बिजनौर, नगीना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, श्रावस्ती, बहराइच, डुमरियागंज, बागपत, बुलंदशहर, अलीगढ़, कैसरगंज, गोंडा, बाराबंकी, बदायूं व आंवला आदि 29 सीटें मुस्लिम बहुल हैं। निकाय चुनाव में थे मुस्लिम प्रत्याशी। इतना ही नहीं, स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा ने नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष और सभासद पद पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे। 5 नगर पंचायत अध्यक्ष और 90 सभासद एवं पार्षद चुने गए। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से मोदी सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल में अल्पसंख्यकों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान चलाया जा रहा है। वहीं कौमी चौपाल और स्नेह संवाद के जरिए भी मुस्लिमों के बीच मोदी सरकार की उपलब्धियां पहुंचाई जा रही हैं। यूपी में पीएम आवास में से लगभग 19 लाख आवास मुसलमानों को मिले हैं।
2.61 करोड़ मुस्लिमों को मुफ्त राशन का लाभ मिल रहा है। 2 लाख गरीब मुस्लिमों की शादी में आर्थिक मदद की गई है। आयुष्मान भारत ने 28, किसान सम्मान निधि में 22 और शौचालय निर्माण योजना में 23% हिस्सेदारी मुस्लिमों की है। भाजपा के रणनीतिकार मुसलमानों को समझा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के लिए सऊदी अरब से आग्रह कर न सिर्फ हज का कोटा बढ़वाया, बल्कि उस पर लगने वाले जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया। मोदी सरकार ने ही 6 लाख से ज्यादा वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों के कागजातों का डिजिटलीकरण करवाने का काम किया है। वहीं सीएए को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारिणी सदस्य एवं लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने मुसलमानों से कहा है कि सीएए पर अधिसूचना जारी होने पर नजरिया पेश करना भी सही नहीं है। सीएए पर जारी मसौदे के अध्ययन के बाद ही नजरिया पेश किया जा सकता है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा है कि सीएए को लेकर किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें, अमन बनाए रखें। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।